अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है जो 17 अगस्त 2020 से काम कर रही है। और गूगल्स लाइसियम में सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, एनटीएस, ये तमाम इदारे जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स लेते हैं, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। तो गूगल्स लाइसियम में अब तक 18 वन पेपर के बैचेस हो चुके हैं। वन पेपर से मुराद के जो एक सिंगल पेपर दे के गवर्नमेंट जॉब हासिल की जा सकती है। तो गूगल्स लाइसियम का ये 18 बैचेस का सेशन हो चुके हैं। यानी 3 साल के अंदर 18 बैचेस जो हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। तो गूगल्स लाइसियम के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, जिसमें मेजोरिटी जो है वो लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर जॉब कर रही है। तो मेरी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लड़के भी हैं, ज़्यादा फीमेल्स हैं, जो लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, ठीक है, और डिफरेंट लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर काम कर रही हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं, आधे स्टूडेंट्स वैसे थे जिनका रिटन पास हो गया था, लेकिन इंटरव्यू के बाद उनकी एलोकेशन नहीं हो सकी। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम उसामा रियाज है। क्योंकि आप सबके साथ मेरा पहले इंट्रोडक्शन नहीं हो हुआ, आप लोगों को पता होगा मेरा, लेकिन किसी को मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो हमारा आपस में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो मेरा नाम उसामा रियाज है और मैं फाउंडर हूँ गूगल्स लाइसियम का। 31 जुलाई 2020 को गूगल्स लाइसियम को मैंने स्टार्ट किया था, और जो पहला बैच था इसका वो 17 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। तो अगले महीने 3 साल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं पिछले 4 साल से मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। 2019 से मैं मेंबर हूँ इनका। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो तो एग्रीकल्चर में थी, लेकिन उसके बाद मैंने मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में। और यूनिवर्सिटी कल्चर फैसलाबाद से मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और मेरा मेजर जो था वो हॉर्टिकल्चर था। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज किए एग्रीकल्चर में भी और पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी, फ्रॉम आज़रबाईजान। जो आज़रबाईजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एग्रीकल्चर के कोर्सेज किए थे। और अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ आज़रबाईजान, वहाँ से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी से रेलिवेंट कोर्सेज किए थे। तो इसके अलावा मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ पाकिस्तान में। जब मैं 8th सेमेस्टर में था तो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैं लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करता था। मुझे इनवाइट किया जाता था एज अ गेस्ट स्पीकर। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर जो था वो मैं काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में। इसके अलावा मैं आज़रबाईजान के एक डिपार्टमेंट आसान खिदमत मरकज के साथ भी एज अ कंसल्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट काम कर चुका हूँ, और अभी भी मैं उनके साथ वॉलंटियरली अटैच हूँ। तो वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट था इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं उनके साथ एज अ कंसल्टेंट काम करता रहा हूँ वहाँ पे। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मैं एज अ वॉलंटियरली अपनी जो मैंने सर्विसेज हैं वो वॉलंटियरली जो है वो मैंने अपने आप को वॉलंटियर कर लिया। क्योंकि मैं रोजाना अवेलेबल नहीं था उनके लिए जिस टाइम पे उन्हें मुझे चाहिए था। और अब वर्कशॉप्स वगैरह ही मेरी उनके साथ होती हैं, तो वो महीने में एक आध सेशन वगैरह हम रख लेते हैं, ये जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो। तो उसमें यही होता है कि स्कूल के बच्चों को बताया जाता है इंडोर प्लांट्स के बारे में, और स्कूल्स के बच्चों को बताया जाता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन होती क्या है। तो उसमें मेरा काम एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट मैंने प्लांट्स का बताना होता है या इंडोर एयर पोल्यूशन के हवाले से बताना होता है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स को जो है वो ना सिर्फ लगाएं बल्कि अपने आप को भी उनसे महफूज रखें। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इंडोर प्लांट्स को खा भी लेते हैं। तो ये मेरा काम इतना ही होता है कि उन्हें बताना। अच्छा, तो इसके अलावा बढ़ते हैं जी आज के सेमिनार की तरफ। आज का जो सेमिनार था उसका टॉपिक क्या था? आज के सेमिनार का जो टॉपिक था वो था हाउ टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। 2-3 दिन पहले मैंने
जो ग्रुप बनाया है एमफिल और पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए, उसके उसके अंदर मैंने एक सर्वे किया था कि कितने लोगों को पता है कि वो डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो हैं वो 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी 4 साल की डिग्री जो है वो एंड होने वाली है। कई लोगों की एंड हो चुकी है, कई की एंड होने वाली है। ठीक है। अब जिनकी एंड हो चुकी है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जिनकी एंड होने वाली है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब इशू क्या है कि आप सब ने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब का। पाकिस्तान में जॉब्स दो तरह की अवेलेबल हैं। एक गवर्नमेंट जॉब है, एक प्राइवेट जॉब है। ठीक है। प्राइवेट जॉब का क्राइटेरिया जो है बड़ा सिंपल है कि जॉब अनाउंस होती है, आप अप्लाई करते हो, सीवी वगैरह जमा करवाते हो, वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद वो रख लेते हैं। या आपका कोई लिंक होता है, आपकी कोई जान पहचान वाले होते हैं, उसका पता चलता है आपको, तो जान पहचान के जरिए, लिंक के जरिए भी आपको हायर कर लिया जाता है। ठीक है। मेरी समझ आ रही है मेरी आवाज की? कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज के अंदर? सब क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? तो प्राइवेट तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो मेरिट या टेस्ट वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं होता। अब गवर्नमेंट जॉब आप लोग किस तरह हासिल करोगे, या गवर्नमेंट जॉब किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या सीन होता है? देखे, पाकिस्तान जो है ना वो एक फेडरेशन है। ठीक है, वफाक है। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो 3 टीयर्स पे होती है। एक फेडरल गवर्नमेंट है जो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत होती है, जिसका सरबरा होता है वजीर आजम। दूसरी जो जो सेकंड टीयर होता है, जो दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का, वो है सूबाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। जो थर्ड गवर्नमेंट होती है, जो आजकल एब्सेंट है पाकिस्तान में, वो है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो दो तरह से आती हैं। पहले 3 तरह से आती होंगी जब लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती होगी, लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो दो तरह से आती हैं। एक आती हैं फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स, और दूसरी आती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब्स। अब फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में पूरा पाकिस्तान एलिजिबल है। यानी फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, वफाकी हुकूमत की जो जॉब्स हैं, उसमें पूरा पाकिस्तान एलिजिबल है। पंजाब, केपी के, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध वगैरह, इस्लामाबाद, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में आप देख लीजिएगा कि जो पोस्ट आई है वो किस कोटे की आई है, क्योंकि हर सूबे का कोटा है। ठीक है। हर प्रोविंस का कोटा है फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में। कभी पंजाब के लिए वो कोटे की सीट्स दे देते हैं, क्योंकि पंजाब में से कोई बंदा रिटायर होता है, उसकी सीट खाली होती है, या कोई सीट क्रिएट होती है, तो उस सीट की फिर एडवर्टाइजमेंट आती है कि जी ये फलां डिपार्टमेंट में पंजाब की सीट अवेलेबल है, तो इसमें आप अप्लाई कर लो। सिंध की सीट अवेलेबल है, इसमें आप अप्लाई कर लो। तो फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में चारों सूबों के कोटे होते हैं। ठीक है। कोटा सिस्टम है, उसमें आजाद जम्मू एंड कश्मीर की भी सीट्स हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की भी सीट्स हैं, चारों सूबों की उसमें सीट्स हैं। ठीक है। वो कोटा सिस्टम है, कोटा होता है उसमें। तो फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप एलिजिबल हैं। अच्छा, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है, जो रिक्रूट करता है, लोगों को हायर करता है, इंडक्ट करता है? तो पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक इदारा है हुकूमत का, उसका नाम है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है जिसका काम होता है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो जॉब्स आ रही हैं उनके लिए इंडक्शन करना, उनके लिए लोगों को हायर करना। ठीक है। इसी तरह ही फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो इदारा है उसका नाम है एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह ही जो केपी केपी गवर्नमेंट की जो जॉब्स है, खैबर पख्तूनख्वा की जो जॉब्स हैं, उनके लिए इदारा है केपीपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स जॉब्स है उनके लिए इदारा है एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन।
जो बलूचिस्तान वालों के लिए जॉब्स हैं उनके लिए है बीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अब इनमें जॉब्स किस तरह की आती हैं और कौन कौन बंदा एलिजिबल होता है, कौन कौन सी डिग्री वाला इन गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्री वाला किस किस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब इस चीज को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब और फेडरल जॉब्स को। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स को और फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स को। तो पंजाब गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए जो इदारा रिक्रूटमेंट करता है वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी। ठीक है। अब पीपीएससी जो है उसके तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को हायर करने के। यानी पीपीएससी तीन तरह से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोगों को हायर करता है। पहला तरीका है वन पेपर एग्जाम। ठीक है। जो पहला तरीका है वो है वन पेपर एग्जाम। अब पीपीएससी वाले क्या करते हैं कि एक पेपर लेते हैं और एक पेपर लेने के बाद जो बच्चा उस पेपर में क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू लेने के बाद उसको जॉब के लिए रख देते हैं। अब पीपीएससी की जो 80% जॉब्स होती हैं या 90% कर ले, वो वन पेपर बेस होती हैं। पीपीएससी की 90% जो जॉब्स हैं वो वन पेपर बेस्ड हैं। एक पेपर लेना है, पेपर लेने के बाद जो बच्चा उसमें क्वालिफाई करेगा उसको उन्होंने बुला लेना है इंटरव्यू के लिए और फिर उन्होंने इंटरव्यू ले लेना है और फिर रख लेना है। कुछ जॉब्स ऐसी आती हैं पीपीएससी में जिसमें अथॉरिटी होती है, जिसमें कुछ अथॉरिटी होती है तो सिंगल पेपर इनफ नहीं होता। वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोस्ट होती है जिसमें अथॉरिटी ज्यादा होती है, तो सिंगल पेपर जो है वो जो है इनफ नहीं है। ठीक है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं पीपीएससी वाले रिटन एग्जाम लेते हैं। अब रिटन एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रिटन एग्जाम लेना है। रिटन एग्जाम तो वन पेपर भी है। ठीक है। अब रिटन एग्जाम और वन पेपर में फर्क क्या है। वन पेपर में जस्ट एक पेपर होना है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जस्ट एक पेपर होना है। वन पेपर में 100 मार्क्स का जस्ट एक पेपर होना है। ठीक है। रिटन एग्जाम में क्या होता है, कम अज कम दो पेपर उन्होंने लेने हैं, दो पेपर कम अज कम लेंगे। वो दो पेपर एमसीक्यू बेस भी हो सकते हैं, एक पेपर एमसीक्यू बेस हो सकता है, एक पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। कम अज कम दो पेपर। फॉर एग्जाम्पल रिटन एग्जाम की मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तहसीलदार की जॉब्स आई थी। तहसीलदार 2020 में तहसीलदार की जॉब्स आई थी। 2020 में तहसीलदार की जॉब्स आई थी। ठीक है। तहसीलदार की जॉब्स के लिए दो पेपर लिए गए थे, टू एग्जाम्स, इसलिए इसे कहा जाता था रिटन एग्जाम। एक 100 मार्क्स का जीके का एमसीक्यूज बेस पेपर हुआ था और एक 100 मार्क्स का इंग्लिश का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ था। एक जीके का 100 मार्क्स का पेपर और एक 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर हुआ था। इसी तरह ही हर साल पोस्ट आती हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जिसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है। जिसमें जीके का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर होता है, 100 मार्क्स का कोऑपरेटिव लॉस का एमसीक्यूज का पेपर होता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, 100 मार्क्स का उर्दू का पेपर होता है, तो वो भी रिटन एग्जाम में आता है। ठीक है। तो रिटन एग्जाम में उन पोस्ट के पेपर होते हैं जो थोड़ी अथॉरिटी वाली होती हैं। अब पंजाब के अंदर जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली, सबसे ज्यादा पावर वाली सीट्स हैं वो होती है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की, यानी पीएमएस,
प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। पीएमएस स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या होता है? इसमें हर डिग्री वाला बंदा एलिजिबल है। अच्छा, रिटन एग्जाम में भी जो पोस्ट आती है ना, उसमें भी सब डिग्रीज, सब सब्जेक्ट्स एलिजिबल है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, तमाम डिग्री वाले बच्चे पीएमएस दे सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, एग्रीकल्चर, दुनिया में जितनी भी डिग्रियां पाई जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स दुनिया में पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पीएमएस के लिए एलिजिबल हैं। दुनिया के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जितनी भी डिग्रीज पाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम पीएमएस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आप सब एलिजिबल हैं। आप सब के सब पीएमएस दे सकते हैं। अब पीएमएस में होता क्या है? पीएमएस के अंदर टोटल 1200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होना है। 100 मार्क्स के 12 पेपर होने हैं। 100 मार्क्स के 12 पेपर होते हैं पीएमएस के अंदर, जिसमें 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप सब ने पढ़ने हैं, वो हर कैंडिडेट ने, हर एस्पिरेंट ने पढ़ने हैं। अब ये 600 मार्क्स के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे का, 100 मार्क्स का उर्दू का पेपर है, 100 मार्क्स का इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है, 100 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, 100 मार्क्स का जीके का पेपर है, 100 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज का पेपर है। बाकी 600 मार्क्स के होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, ये आपने अपनी मर्जी से 3 रखने होते हैं। कोई से भी 3 आपने अपनी मर्जी के रखने हैं। हर ग्रुप में से आप एक रख सकते हो, यानी 3 ग्रुप्स में से आपने एक एक रखना है, और 600 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल तरीका है पीएमएस। सीट भी बड़ी है, मुश्किल तरीका भी है। ठीक है, अब इजी तरीका कौन सा है, यानी कौन सी जॉब है जो आप लोग इजी तरीके से ले सकते हो? जो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए इनिशियली इजी वे में जो आप कर सकते हो, वो है 1 पेपर एग्जाम। एक ही पेपर देना है, एक पेपर दे के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है और जॉब सिक्योर करनी है। ठीक है, आपको एक ही पेपर देना है। अब 1 पेपर होता क्या है? जो 1 पेपर एग्जाम है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्रोफेशनल सीट के लिए 1 पेपर एग्जाम, एक होता है जनरल सीट के लिए 1 पेपर एग्जाम। ठीक है, अब प्रोफेशनल सीट क्या है और जनरल सीट क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, कुछ जॉब्स ऐसी आती हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें ये बंदा चाहिए जिसने मास्टर्स डिग्री की हो केमिस्ट्री में, यानी ऐसी जॉब जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन हो। केमिस्ट्री है, एचएनडी है, बीडीएस है, एमबीबीएस है, एग्रीकल्चर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिस जॉब में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट मेंशन होगा कि इस जॉब में जस्ट इस सब्जेक्ट वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसका मतलब है कि वो एक प्रोफेशनल सीट है। ठीक है, जिस जॉब में मेंशन है कि इस जॉब के लिए ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो वो एक प्रोफेशनल सीट है। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखाऊंगा कुछ, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा प्रोफेशनल सीट का और जनरल सीट का। अब प्रोफेशनल सीट का पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का प्रोफेशनल सीट का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। 100 MCQs होते हैं, 100 MCQs होते हैं, और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपने पेपर करना होता है। जनरल सीट, जनरल सीट वो सीट होती है जिसमें जस्ट ये मेंशन होता है कि हमें बैचलर्स डिग्री वाला बंदा चाहिए,
हमें मास्टर्स डिग्री वाला बंदा चाहिए। जनरल सीट के अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है। जनरल सीट में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जनरल सीट में दुनिया के अंदर जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती हैं वो तमाम की तमाम डिग्रीज एलिजिबल है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती है, मैं कोई स्पेसिफिक एक दो डिग्रीज के नाम नहीं ले रहा, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि दुनिया में जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती हैं तमाम की तमाम डिग्रीज एलिजिबल हैं जनरल सीट के लिए। बेशक मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हो, बेशक आप एग्रीकल्चर में डिग्री कर रहे हो, बेशक किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री कर रहे हो, आप सब के सब लोग जनरल सीट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। कुछ जनरल सीट्स ऐसी भी होती हैं जो एफएससी बेस आती हैं। कुछ जनरल सीट्स होती हैं जो बैचलर्स की बेस पे आती हैं, ठीक है। कुछ जनरल सीट्स होती हैं वो मास्टर्स की बेस पे आती हैं। तो जो जनरल सीट्स हैं ये अच्छा एफएससी की बेस पे जो आती हैं उसमें आप सारे के सारे एलिजिबल हो, क्योंकि आप सबने एफएससी तो की है। बेशक आप लोगों ने एमफिल भी कर ली हो, बेशक पीएचडी भी कर ली हो, तो एम 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 एफएससी तो की है ना। कुछ सीट्स ऐसी होती है जिसमें बैचलर्स रिक्वायर्ड होती है, बेशक आपने पीएचडी किया फिर भी उसमें एलिजिबल हो। जो मास्टर्स वाली हैं उसमें भी आप लोग जिन्होंने बीएस किया है, जिन्होंने 4 साल बीएस किया है, वो मास्टर्स के इक्वल है, ठीक है, 16 एजुकेशन के बराबर है। तो उसमें भी आप एलिजिबल हो गए। हाँ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मास्टर्स रिक्वायर्ड होती है उससे मुराद एग्रीकल्चर की एमएससी ऑनर्स है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें जब मास्टर्स लिखा है तो इट मीन्स कि वो कह रहा है एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बाकी जिसने बीएस फिजिक्स किया है वो मास्टर्स फिजिक्स की पोस्ट के एलिजिबल है। जिसने बीएस केमिस्ट्री किया है वो मास्टर्स केमिस्ट्री की पोस्ट एलिजिबल है। जिसने बीएस मैथमेटिक्स किया है वो मास्टर्स मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो 4 साल जो बीएस है वो मास्टर्स के बराबर है, 16 साल एजुकेशन के बराबर है, 16 एजुकेशन के बराबर है, ठीक है। अब प्रोफेशनल सीट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशनल सीट के अंदर जो सबसे बड़ी सीट है वो है लेक्चरर की। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो लेक्चरर बने? कितने लोग हैं आप में से जो चाहते हैं कि वो लेक्चरर बने? एक ही हाथ खड़ा किया, मतलब एक ने बनना है, मतलब बाकी लोग जो हैं, दो ने जी हाथ खड़ा किया है। जी ठीक है। तो 3 लोग हैं जी जो चाहते हैं कि वो लेक्चरर बनना चाहते हैं। 3 लोग हैं, बाकी जो हैं वो नहीं चाहते। 4 लोग हैं जी लेक्चरर बनना चाहते हैं। अच्छा, अब लेक्चरर की पोस्ट का मैं आपको बताता चलूं। नीचे कर लें हाथ। अब लेक्चरर की, थक जाएंगे आप लोग, हाथ नीचे कर लें। अब लेक्चरर की पोस्ट का, ठीक है, आपको मैं बताता चलता हूँ कि लेक्चरर की पोस्ट कौन सी होती है। देखो, लेक्चरर की ना 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक होती है कॉलेज का लेक्चरर और एक होता है यूनिवर्सिटी का लेक्चरर। एक कॉलेज का है और एक यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। जो कॉलेज का लेक्चरर है ना, इसकी जो जॉब की रिक्रूटमेंट है वो करनी है पीपीएससी ने, और फेडरल लेवल पे करनी है एफपीएससी ने, ठीक है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, जिस तरह आर्मी के अंदर, आर्मी के जो कॉलेजेस हैं, जो आर्मी के कॉलेजेस हैं जो फेडरल बोर्ड के साथ हैं, उनके लेक्चरर के लिए एफपीएससी जॉब्स अनाउंस करती है। और जो पंजाब गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनके लेक्चरर की पोस्ट के लिए पीपीएससी जो है वो जॉब अनाउंस करता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में क्या तरीका है? यूनिवर्सिटी में लेक्चरर का जो तरीका है वो ये है कि यूनिवर्सिटी वाले लेक्चरर खुद ही हायर करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले खुद ही हायर करते हैं, यानी यूनिवर्सिटी वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये लेक्चर की पोस्ट के लिए बंदे चाहिए, तो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही रिक्रूट करते हैं, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जस्ट इंटरव्यू लें या टेस्ट लें और इंटरव्यू लें।
अच्छा, कॉलेज का मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। कॉलेज का जो लेक्चरर है, इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना, वो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन। BS या MA, MSc, MSc की हो या MA किया हो या BS किया हो या BSc ऑनर्स, 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। यानी FSc के बाद आप 4 साल और पढ़े हो। FSc, FA, ICOM, ICS, ये 12 साल के बराबर है, ये 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर है। तो FSc, FA, ICS, ICOM के बाद 4 साल आप मजीद पढ़े हो, ठीक है, वो आपकी बन जाती है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो जो कॉलेजेस में जॉब्स आती हैं, वो PPSC बेस आए या FPSC बेस आए, उसमें जो अप्लाई करने की जो शर्त है, वो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जो कॉलेजेस के अंदर जॉब आती है ना, इसमें PPSC वाले BEd नहीं मांगते। BEd की कोई शर्त नहीं है PPSC की तरफ से, FPSC की तरफ से भी BEd की कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो PPSC, FPSC की तरफ से BEd का कोई चक्कर नहीं है। BEd आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए BEd रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे BEd कर रहे होते हैं, लेक्चरर की पोस्ट के लिए BEd चाहिए ही नहीं है ना। लेक्चरर बनने के बाद वो मांगते हैं कि BEd किया हुआ आपने, तो लेक्चरर की पोस्ट का BEd के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या होता है? देखो, कॉलेजेस में जो लेक्चर की सीट्स आती है ना, वो कभी आती हैं 60, कभी 80, कभी 150, कभी 200, कभी 20, कभी 30। कॉलेजेस की जो सीट्स आती हैं, वो या तो पूरे पंजाब के कॉलेजेस की सीट्स आती हैं इकट्ठी, ठीक है। और जो FPSC की सीट्स आती हैं, वो जितने भी पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उनकी इकट्ठी सीट्स आती हैं। तो जो कॉलेज लेवल के लेक्चर की सीट्स हैं, ये ज्यादा आती हैं, ठीक है, ये तादाद में ज्यादा होती हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल के लेक्चरर की सीट्स हैं, ये थोड़ी होती हैं। किसी यूनिवर्सिटी को 2 लेक्चरर चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 1 चाहिए। अब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए जो अप्लाई करने का होता है, वो होता है मिनिमम MPhil। यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर बनने के लिए आपको BEd की जरूरत नहीं है, BEd नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के लिए MPhil मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने के लिए आपको MPhil चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज में MPhil के साथ साथ सिफारिश भी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिफारिश चलती है। तो यूनिवर्सिटीज की जो लेक्चरर की जो सीट्स रिक्रूटमेंट करते हैं ना, ये इतनी साफ शिफाफ नहीं होती, मेरे मुताबिक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। अगर PPSC, FPSC इन सीट्स के ऊपर रिक्रूटमेंट करें तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी वाले खुद ही हायर करेंगे, तो हो सकता है कि वो फेवर्स दें, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, ठीक है, तो वो फेवर्स देते हैं। तो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पे 12-12 साल से एक ही वाइस चांसलर बैठा होता है, बहुत सी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे 12-12, 10-10 साल एक ही बंदा वाइस चांसलर रहता है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा, 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे 10-10, 12-12 साल से एक ही वाइस चांसलर लगा रहा। तो जब ऐसे कंडीशंस हो, तो वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। बेशक वो बंदे बड़े ईमानदार होंगे, वो वाइस चांसलर बहुत ईमानदार होंगे, मैं उनकी ईमानदारी पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जब एक बंदा एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा अरसा रहे, तो फिर ट्रांसपेरेंसी है ना, उसके ऊपर शक व शुबात उठ जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर की पोस्ट है ना, अगर कोई बंदा कहे जी मैंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर बनना है, तो उसको मेरा मशवरा ये है कि बेशक आप MPhil करो, बेशक यूनिवर्सिटी में लेक्चर बनने की एक ड्रीम रखो, लेकिन जो कॉलेजेस की लेक्चर की सीट्स है ना, उनको पहले हिट करो, ठीक है। MPhil भी कर लो, ताकि यूनिवर्सिटी में जब सीट आए तो तब आप एलिजिबल हो जाओ, ये जो लेक्चरर बनना चाहते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर का सिलेबस है, वो यही है कि यूनिवर्सिटी वालों ने खुद ही एक टेस्ट ले लेना है। वो उनकी मर्जी है, वो जैसा मर्जी टेस्ट लें, ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं होता, वो उनकी मर्जी है। अब बात करते हैं कॉलेजेस के लेक्चरर की पोस्ट के हवाले से। जो कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट है, वो होती है प्रोफेशनल सीट, कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला, स्पेसिफिक डिग्री वाला बच्चा जो है, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब लेक्चरर की सीट में या किसी भी प्रोफेशनल सीट में, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ऑफिसर,
एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सीट है ये भी एक प्रोफेशनल सीट है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सीट है वो भी एक प्रोफेशनल सीट है, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशनल सीट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सीट है ये भी एक प्रोफेशनल सीट है। लेक्चरर की तरह ये भी एक प्रोफेशनल सीट है। पीपीएससी वाले जो हैं वो इसका टेस्ट, इसका पेपर कंडक्ट करते हैं। अब प्रोफेशनल सीट में सिलेबस क्या होता है? प्रोफेशनल सीट में 50 to 80% आता है सब्जेक्ट में से। जो जो सब्जेक्ट उस सीट के लिए एलिजिबल होता है उन सब्जेक्ट्स में से 50 to 80% आता है पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, लेक्चरर की जो पोस्ट है उसमें 80% आना है आपके सब्जेक्ट में से, 20% आना है जीके, जनरल नॉलेज, ठीक है। यानी 100 MCQs आने हैं ना, लेक्चरर केमिस्ट्री है तो 100 MCQs आने हैं लेक्चर केमिस्ट्री के पेपर में, 80 MCQs आने हैं केमिस्ट्री में से और 20 MCQs आने हैं जीके में से, जनरल नॉलेज। जीके से मुराद है जनरल नॉलेज, ठीक है। अब ये जीके इन्होंने क्यों दे दी है? जनरल नॉलेज की क्या जरूरत पड़ेगी कि जो इन्होंने लेक्चरर के पेपर में दे दिया? देखो, हर यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिग्रीज करवाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये जो जनरल साइंसेज है, ये जो सोशल साइंसेज है, ये हर यूनिवर्सिटी करवाती है। तो हर क्लास के अंदर 3 3 4 4 बच्चे रट्टू तोते भी होते हैं जो फुल रट्टा मारते हैं अपने सब्जेक्ट को, और वो अपने सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह रट लेते हैं कि वो 4x4 हर सेमेस्टर में लेते हैं और उनके रट्टा होता है उन्होंने सब्जेक्ट। अब पीपीएससी जो है वो चांस देना चाहती है, वो मौका देना चाहती है उन बच्चों को भी जो अपने डिग्री में थोड़े एवरेज हैं, ठीक है। यानी वो रटूत होते नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा एवरेज है, तो इसलिए उन्होंने जीके रखा है कि जो एवरेज बच्चा है, क्योंकि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं जिनका जीके अच्छा होता है? एक बच्चा होगा, मैक्सिमम दो बच्चे होंगे। तो हर क्लास के अंदर मैक्सिमम एक या दो बच्चे होते हैं जिनका जनरल नॉलेज अच्छा होता है। तो ये जो 20 मार्क्स होते हैं ना जीके के, लेक्चरर के पेपर में या एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मेरा स्टूडेंट भी है, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का उसने टेस्ट दिया। बेशक इंटरव्यू के बाद उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, एलोकेशन लेकर उसका टेस्ट क्लियर था। उसका टेस्ट तब क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि उसके जीके में 20 में से 16 17 थे। मेरी एक स्टूडेंट, उसके लेक्चरर के पेपर में टोटल आए 40.25 मार्क्स, 40 वाला पास होता है। जीके उसने मुझसे सेशन लिया था, जीके में उसके कम से कम 16 नंबर थे, 16 उसके मुताबिक ठीक थे कम से कम। अगर उसके जीके में 14 भी आ जाते तो उसने लेक्चरर नहीं था बनना, ठीक है। तो जीके जो है ना वो मेक और ब्रेक है। ये बेशक 20 MCQs हैं, लेकिन जीके के अंदर अगर आपके 20 में से 14 15 MCQs ठीक हो जाती हैं तो आप अपने सब्जेक्ट की जो कमी पेशी है उसको भी कवर कर जाते हैं। तो जीके के जो 20 MCQs हैं ये मेक और ब्रेक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ना एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आप जीके को इग्नोर कर सकते हो, ना लेक्चरर के लिए इग्नोर कर सकते हो। जीके एक ऐसी चीज है कि वो हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आना है। टीएमएस के अंदर भी 100 मार्क्स का जीके का पेपर है। रिटर्न एग्जाम, हर रिटर्न एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स का जीके का पेपर होता है। तो जनरल नॉलेज जो है वो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी है। बेशक आपने जिस मर्जी सब्जेक्ट में डिग्री हो की हो, जो मर्जी डिग्री की हो, जनरल नॉलेज कंपलसरी है आप सबके लिए, ठीक है। तो 50 to 80%। अब लेक्चरर के लिए 80% सब्जेक्ट में से, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 80%। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं प्रोफेशनल सीट जो कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट होती हैं, जिसमें 50% कंप्यूटर साइंस में से आता है, 50% जीके में से आता है, ठीक है। तो 100 MCQs का ही पेपर होता है प्रोफेशनल सीट का और 90 मिनट्स का टाइम होता है। सो एक नंबर का एक एमसीक्यू होता है। इसी तरह जनरल सीट है, जनरल सीट में तमाम डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। 100 में से 80 सीटें हर साल जनरल सीट्स आती हैं। आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो सीट्स हैं वो बहुत थोड़ी आती हैं। आपने केमिस्ट्री में डिग्री की है, फिजिक्स में की है, मैथ में की है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में की है, ठीक है। आपने एग्रीकल्चर में डिग्री की है, दुनिया में आपने कोई भी डिग्री की है, इंग्लिश में की है, उर्दू में की है,
आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट साल में कोई एक का सीट आती है, ठीक है, वो भी नाजो शाजर, ठीक है, या 2 साल में एक दफा सीट आती है। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर अनाउंस करती है जनरल सीट्स जो हर महीने आती हैं। जनरल सीट्स ऐसी सीट्स हैं जो और कभी कभी तो बहुत ज्यादा आती हैं, हर हफ्ते आती हैं। जिस तरह फरवरी मार्च में बहुत ज्यादा आई थी। मार्च के बाद जो है वो इलेक्शन का वो बन गया, तो इसलिए थोड़ा सा वो स्लो हो गया काम। अभी जनरल सीट्स नहीं आई मार्च के बाद, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई जून, ये चौथा महीना है, जनरल सीट अभी तक नहीं आई क्योंकि इलेक्शंस है, इलेक्शंस की वजह से ये सारे का सारा रुका हुआ है। लेकिन जनरल सीट्स आनी है, सारा साल जनरल सीट्स आती रहती हैं। वो पीपीएससी में नहीं आ रही तो एफपीएससी में आ रही है, ठीक है। तो जनरल सीट में आप सब एलिजिबल हैं। जो प्रोफेशनल सीट है, जो लेक्चरर की सीट है, वो तो 2 साल के बाद आती है या 1.5 साल के बाद आती है, ठीक है। हर साल नहीं आती, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल, कभी 4 साल के बाद आती है। लास्ट टाइम लेक्चरर की सीट 2021 में आई है, ठीक है, 2022 में नहीं आई, 2023 में अभी तक नहीं आई। लेक्चरर की सीट्स मेल के लिए आई थी 2023 में एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हैं। फीमेल्स की भी 2022 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आई, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीट्स आती हैं बहुत थोड़ी। एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट जनवरी 2023 में आई है। अब एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट में भी 2024 के एंड पर आए, ठीक है, ये 2024 के मिड में आए। तो क्या आप लोग 1.5 2 साल वेले बैठ सकते हो, यानी फ्री बैठ सकते हो? मुझे आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, मतलब आप लोग इजी हो के क्या 1.5 2 साल अपनी डिग्री से रेलिवेंट सीट का वेट कर लोगे, कि 1.5 2 साल बैठे रहो, या कोई और जॉब के लिए भी देखोगे कि चलो कोई और गवर्नमेंट जॉब, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, जब तक हमारे सब्जेक्ट के रेलिवेंट नहीं आती? और यकीन जाने आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो जॉब्स हैं उससे अच्छी जनरल सीट्स होती हैं। तो आप लोग 2 2 साल, 1.5 1.5 साल वेट नहीं कर सकते। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है जी मैं कर सकता हूँ वेट, या कर सकती हूँ वेट? 1.5 2 साल तक कौन वेट कर सकता है? किसके अंदर इतना स्टेमिना है कि वो 1.5 2 साल तक जस्ट वेट ही करता रहे? है कोई ऐसा स्टूडेंट कि जो 1.5 2 साल ऐसे ही बस बैठा रहे कि मैं वेट कर रहा हूँ? अच्छा, अब जनरल सीट्स जो है, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जल्दी जॉब हासिल कर लें, ठीक है। यानी जनरल सीट्स जो है ये आती रहती हैं, इनमें आप सब एलिजिबल हैं। तो ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसको आप एज सुन एज पॉसिबल अवेल कर लो। जनरल सीट में भी 6 महीने का टाइम लग जाता है, यानी टेस्ट होता है। टेस्ट पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट के 2 3 महीने बाद आपका होता है टेस्ट, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट के 2 3 हफ्ते के बाद, एडवर्टाइजमेंट के 2 3 हफ्ते के बाद आपका होता है टेस्ट। टेस्ट का फिर 2 3 हफ्ते के बाद, महीने के बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। महीने के बाद भी रिजल्ट आए तो उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद यानी रिजल्ट आने के हफ्ते बाद इंटरव्यू, फिर 2 3 हफ्ते बाद इंटरव्यू का रिजल्ट। तो फिर 3 महीने ये प्रोसेस लग जाता है। फिर 3 महीने आपके जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो डिपार्टमेंट ने आपकी वो वेरिफिकेशन वगैरह करनी होती है, डिग्री की वेरिफिकेशन वगैरह, ये वो चीजें। तो जो सारे का सारा वो प्रोसेस होता है, मेडिकल वगैरह भी करवाना पड़ता है। मेडिकल कोई इतना खास नहीं होता, बस यही होता है कि बंदा ठीक है, ठीक है। तो जनरल सीट एक आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप एज अर्ली एज पॉसिबल अवेल कर सकते हैं। जनरल सीट का जो सिलेबस है वो है 100% जीके, 100% जनरल नॉलेज है जनरल सीट का सिलेबस। तो जनरल सीट का जो सिलेबस है वो है 100% जनरल नॉलेज, ठीक है। 100 एमसीक्यूज हैं, 100 के 100 एमसीक्यूज आने हैं जनरल नॉलेज में से, ठीक है। 100 के 100 एमसीक्यूज आने हैं जीके में से, आपकी डिग्री से रेलिवेंट कुछ भी नहीं आना, क्योंकि जनरल सीट में तमाम डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल होते हैं। जनरल सीट में तमाम डिग्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसलिए जनरल सीट में जब तमाम डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वो किसी एक डिग्री में से पेपर बनाएं।
तो फिर इसलिए जनरल नॉलेज का पेपर लिया जाता है ताकि तमाम डिग्रीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सेट की जा सके, सबको एक बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा सके। ठीक है, तो सबको जो है वो बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जा सके। ठीक है, अब जीके होता क्या है, थोड़ा सा जीके को देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जीके जीके सुन रहे हैं। तो जीके होता क्या है, जीके में क्या क्या चीजें रेडी करनी होती हैं, जीके होता क्या है। देखो, जनरल नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। जनरल नॉलेज में आपने पाकिस्तान स्टडीज को भी कवर करना है, इस्लामिक स्टडीज को भी कवर करना है, ज्योग्राफी को भी कवर करना है, जनरल सीट्स को भी कवर करना, सॉरी, जनरल साइंस, जनरल साइंस को भी कवर करना है, बेसिक मैथमेटिक्स को भी कवर करना है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो जनरल नॉलेज से मुराद ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, वो भी जनरल नॉलेज का पार्ट है, और जनरल इंफॉर्मेशन के भी कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन की चीजें भी आती हैं जीके में। तो ये थी पीपीएससी की जॉब्स, थोड़ी सी मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा आपको ना एफपीएससी का भी बताता चलूँ। एफपीएससी के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो एफपीएससी की जॉब्स हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। एफपीएससी के अंदर सबसे अच्छा, एफपीएससी का जो तरीकाकार है ना, वो पीपीएससी से थोड़ा सा अलग है। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले आपका लिया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 100 एमसीक्यूज का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है आपसे। अच्छा, कुछ पोस्ट हैं जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू बुला लिया जाता है, जिस तरह लेक्चरर की सीट है, स्कूल टीचर की सीट है, लेक्चरर की सीट है। उसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया, 100 एमसीक्यूज का टेस्ट लिया, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। या एग्रीकल्चर की जो सीट्स आती हैं उसमें भी 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का टेस्ट लेते हैं, स्क्रीनिंग, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। एफपीएससी में जो अथॉरिटी वाली हैं, जो यूनिफॉर्म वाली सीट्स हैं, उनमें क्या होता है कि पहले स्क्रीनिंग होता है 100 मार्क्स का, फिर एक सीट के बदले 10 लोगों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होता है, 40 मार्क्स का इंग्लिश टेस्ट से होता है, 30 मार्क्स का करंट अफेयर्स का होता है, और 30 मार्क्स का पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज, 30 मार्क्स का पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात का पेपर होता है। ठीक है, तो एफपीएससी के अंदर एक स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जो लेक्चरर की हैं, जो स्कूल टीचर की जॉब्स होती है, उसमें 100 एमसीक्यूज का स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। एफपीएससी वाले भी पाकिस्तान की जो सबसे अथॉरिटी वाली पोस्ट है, उसका भी पेपर लेते हैं, सीएसएस। सीएसएस जो है, इसके जो एग्जाम्स हैं, वो एफपीएससी लेता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। अच्छा, सीएसएस कौन बच्चा कर सकता है, कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है? दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जितनी भी डिग्रीज पढ़ाई जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें किसी भी बच्चे ने अगर बैचलर्स किया है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, यानी दुनिया में जिस तरह का मर्जी, जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, अगर वो बैचलर्स उस बच्चे ने सब्जेक्ट में किया है तो वो सीएसएस के एलिजिबल है। इसके अलावा जो मदारिस के बच्चे हैं, जिन्होंने आलमा का या आलिम का कोर्स किया है, ठीक है, वो भी सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं। इवन के जिन्होंने मदारिस से आलमा या आलिम का कोर्स किया है, वो भी लेक्चरर अरेबिक के लिए, लेक्चरर अरेबिक और लेक्चर इस्लामियात के एलिजिबल हैं। ये चेक करना पड़ेगा, एक लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, या वो लेक्चरर अरेबिक के लिए एलिजिबल है, या लेक्चरर इस्लामियात के लिए वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सीएसएस, सीएसएस के अंदर भी 12 पेपर होते हैं। पहले आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है सीएसएस का, 200 एमसीक्यू उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो किसी दिन जो है ना, वो सीएसएस के ऊपर डिटेल होगा, डिटेल सेशन होगा सीएसएस और पीएमएस के ऊपर। ठीक है, तो डिटेल जो है वो सेशन रखेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, मैंने आपको लेक्चरर का बता दिया। अब स्कूल टीचर जॉब्स जो है वो इस साल इलेक्शंस के बाद आनी है। लेक्चरर की सीट्स आनी, हाँ, जिन लोगों ने अगस्त तक डिग्री कर लेनी है ना, ये बीएस कर लेना है अगस्त तक, उनके लिए गुड न्यूज है कि सुनने में आ रहा है
कि अगस्त सितंबर के अंदर जो है वो लेक्चरर की सीट्स आनी है, ठीक है। और लेक्चरर की सीट्स के जो पेपर होंगे वो नवंबर दिसंबर में होंगे। कुछ लेक्चरर की सीट्स के पेपर नवंबर में होंगे, कुछ के दिसंबर में होंगे। अगस्त सितंबर के अंदर सीट्स आनी है लेक्चरर की, क्योंकि 2021 में आई थी, 22 में नहीं आई, सॉरी 22 में आई थी, हाँ 22 में भी आई थी, 21 में भी आई थी, 22 में भी आई थी। तो 2022 में लेक्चरर की सीट्स आई थी, वो सरप्राइज दिया था हुकूमत ने। रेकोजिशन लेक्चरर की सीट्स की जो है वो अप्रैल में जा चुकी है। मार्च अप्रैल में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने पीपीएससी को रेकोजिशन वगैरह, या वो एसएनजीएडी को सॉरी रेकोजिशन भेज दी है कि हमें हमें जो है वो इतने लेक्चरर के बंदे चाहिए। तो रेकोजिशन वगैरह का काम जो है, डॉक्यूमेंट्स का काम जो है वो चल रहा है। तो अगस्त तक जो है वो पीपीएससी लेक्चरर की सीट्स अनाउंस कर देगा, अगस्त सितंबर तक, अगर इलेक्शन की वजह से कोई इशू ना हुआ, ठीक है। तो अगस्त सितंबर तक जो है वो लेक्चरर की सीट्स आ जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ जो है वो सीट्स हैं एजुकेटर्स की, स्कूल टीचर्स की जो सीट्स हैं। रुकें एक मिनट, मैं आपको स्कूल टीचर की जॉब्स के बारे में बताता चलूं। अच्छा जी, अब बात करते हैं एजुकेटर्स जॉब्स की। स्कूल टीचर जॉब्स को कहते हैं एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स को कहते हैं एजुकेटर्स, ठीक है। तो स्कूल टीचर्स को कहा जाता है एजुकेटर्स। ये 16,000 पोस्ट हैं जो पिछले 2 साल से आ रही हैं, 2021 से ये आ रहा है। अब आई एजुकेटर जॉब्स, अब आई। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने एजुकेटर जॉब्स के लिए सारा पेपर वर्क कर लिया था, सारा कुछ हो गया था। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि खान साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ दी। तो पंजाब असेंबली टूटने के साथ साथ जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो भी खत्म हो गई। तो डॉक्टर मुराद रास जो स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर थे, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे, अच्छा स्कूल वाली मिनिस्ट्री सेपरेट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री सेपरेट है, और हायर एजुकेशन वाली मिनिस्ट्री सेपरेट। कॉलेजेस जो है वो एक अलहदा मिनिस्ट्री में आते हैं, और स्कूल जो है एक अलहदा मिनिस्ट्री में आते हैं। तो जो स्कूल्स के मिनिस्टर थे डॉक्टर मुराद रास, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो एजुकेटेड जॉब्स इस गवर्नमेंट के होते होते कर दे, क्योंकि सरकारी काम होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल जाते हुए टाइम लगता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सरकारी कामों में टाइम जो है वो लगता है। तो ये इस साल आ जानी थी एजुकेटेड जॉब्स, लेकिन गवर्नमेंट चली गई घर। तो अब नई गवर्नमेंट आएगी तो फौरन ये जॉब्स आ जानी है। अब ये जॉब्स होनी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मे भी नई गवर्नमेंट से पहले ये जो निगरान हुकूमत है यही अनाउंस कर दे, ठीक है। तो निगरान हुकूमत जो है ये भी अनाउंस कर सकती है। तो एजुकेटेड जॉब्स जो है, स्कूल टीचर जॉब्स, ये 3 तरह के स्कूल टीचर्स होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जो ग्रेड 14 की होती है। एक होती है सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जो ग्रेड 15 की होती है। और तीसरी होती है सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, जो ग्रेड 16 की होती है। तो 14, 15, 16। अच्छा, एक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड, वो होती है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। ये ग्रेड 16 का होता है, हालांकि इसकी पावर ज्यादा होती है। ये सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर से ज्यादा अथॉरिटी वाला बंदा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होता है, क्योंकि इसके मातहत होते हैं स्कूल्स। तो लेकिन पे स्केल बराबर है, लेकिन इसके मातहत होते हैं स्कूल्स वाले। अच्छा, अब एजुकेटर्स के अंदर एक होता है एजुकेटर साइंस, यानी साइंस टीचर। एक होता है एजुकेटर आर्ट्स, आर्ट्स का टीचर। एक होता है एजुकेटर कंप्यूटर साइंस, एजुकेटर अरेबिक, एजुकेटर फिजिकल एजुकेशन, एजुकेटर फाइन आर्ट्स। एजुकेटर साइंस में कौन कौन सी डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, और कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो एजुकेटर्स में अप्लाई करने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, ये अपने पल्ले बांध लें। बीएड अगर आपने नहीं भी किया तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्कूल टीचर्स में भी अप्लाई करने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। लेक्चरर में भी अप्लाई करने के लिए बीएड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या है फिर? मास्टर्स डिग्री की हो आपने, एमए एमएससी किया हो, या आपने 4 साल बीएस किया हो, या बीएस ऑनर्स किया हो। इन शॉर्ट आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की हो,
और मिनिमम सेकंड डिवीजन से की हो। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में सेकंड डिवीजन बनती है 2.5 CGPA, कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 CGPA होती है। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन जो होती है वो अगर मार्क्स की बात करें तो सेकंड डिवीजन जो है ये फर्स्ट डिवीजन होती है 60% मार्क्स पे, और सेकंड डिवीजन जो होती है 45% मार्क्स पे होती है। आई थिंक 45% मार्क्स वाली होती है सेकंड डिवीजन, 45% 50% मार्क्स तक होती है, 45-50% मार्क्स तो सेकंड डिवीजन। तो जो भी 4 साल डिग्री होती है, या 4 साल डिग्री सबकी जो है ना सेकंड डिवीजन में ही होती है। ठीक है, इस तरह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 2.5 CGPA से कम वाला तो डिग्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का एक थ्रेश होल्ड लेवल है कि इतनी CGPA से कम हम किसी को डिग्री अवॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद जितने भी बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं वो सारे के सारे सेकंड डिवीजन होते हैं। थर्ड डिवीजन में यूनिवर्सिटी डिग्री देती ही नहीं है। ठीक है, तो जिस जिस बच्चे ने बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इनकी रेलिवेंट फील्ड्स में डिग्रियां की हैं, वो लोग एजुकेटेड साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेड 14, 15, 16 की जो एजुकेटेड की जॉब्स होंगी उनमें इन सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो ना तो लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर के कुछ मेजर्स हैं जो लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर जोलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर के कुछ मेजर्स हैं जो लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर बॉटनी, लेक्चरर जोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर के तमाम मेजर्स एलिजिबल नहीं है। एजुकेटर्स के लिए जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एजुकेटर्स के लिए एग्रीकल्चर वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है एग्रीकल्चर वाले एजुकेटर्स के लिए। तो जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं वो भी एजुकेटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री वाले भी एजुकेटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स वाले जो हैं वो भी एजुकेटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। तो एजुकेटर साइंस में इन सब्जेक्ट्स की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं वो भी आ जाती हैं। ठीक है, तो एजुकेटर साइंस में ये तमाम डिग्रीज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेटर साइंस का क्या सिलेबस होगा? ठीक है, एजुकेटर साइंस में भी 100 MCQs का पेपर होगा, 100 मार्क्स का 100 MCQs का पेपर होगा। ठीक है, जो निफ सेट वाले बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए और जनरल सीट्स के लिए, और जो फूड साइंस से रेलिवेंट जो सीट्स आती हैं उनमें वो एलिजिबल है। ठीक है, अच्छा, तो 100 मार्क्स का 100 MCQs का पेपर होगा। ये MCQs आने किधर से हैं एजुकेटेड साइंस में? तो एजुकेटेड साइंस में 50 MCQs आने हैं बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में से, यानी 5-6 MCQs, 10 MCQs बायो में से आने हैं, फिर 5-6 MCQs बॉटनी में से, 5-6 जोलॉजी में से, 5-6 केमिस्ट्री में से, 5-6 फिजिक्स में से, 5-6 मैथमेटिक्स में से। तो इस तरह करके ये 50 MCQs इन्होंने पूरे करने हैं। ठीक है, तो एजुकेटेड साइंस में जो 50 MCQs हैं उनमें से कुछ MCQs बॉटनी में से, कुछ जोलॉजी में से, कुछ फिजिक्स में से, कुछ केमिस्ट्री में से, कुछ मैथमेटिक्स में से, कुछ बायोलॉजी में से आने हैं। ठीक है, अब बाकी के 50 MCQs कहाँ से आने हैं? अच्छा, जिसने मैथ में डिग्री की है ना उसको बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से रेलिवेंट भी चीजें आनी है। ठीक है, तो जिसने जोलॉजी में डिग्री की है उसको फिजिक्स, मैथ के भी आने हैं MCQs। अच्छा, अब हर बच्चा तो ये नहीं कर सकता ना, हर बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब फिजिक्स वाला बच्चा जो है किस तरह बॉटनी, जोलॉजी और बायो के MCQ उसको देखेगा? तो एक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 50 MCQs जो है वो जीके के देने हैं। एजुकेटेड साइंस में जो 50 MCQs आने हैं वो जनरल नॉलेज में से आने हैं। ठीक है, यानी जिस बच्चे ने 50 में से 45 नंबर ले लिए जीके में से, वो एजुकेटेड साइंस लग गया। ठीक है, ये बाकी साइंस पोर्शन में भी उसको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसके 50 में से 45 जीके में आगे, उसने मेरिट बना जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जीके यहाँ पे मेक और ब्रेक है। जीके हर जॉब के लिए मेक और ब्रेक है। तो जनरल नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बेशक मर्जी सब्जेक्ट में डिग्री की है, अगर आपने जीके ना पढ़ा तो आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद एजुकेटेड आर्ट्स में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी,
होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, इन तमाम डिग्री के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनकी जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, इनके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड आर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अब एजुकेटेड आर्ट्स में इतनी ज्यादा डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल हैं, तो इसका सिलेबस क्या होगा? इसका भी 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। ठीक है। और 100 के 100 जो एमसीक्यूज हैं वो जीके में से आने हैं। ठीक है। 100 के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो जीके में से आने हैं, वो जनरल नॉलेज में से आने हैं। 100 के 100 एमसीक्यूज जीके में से आने हैं। इसके अलावा जो एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस है, इसमें कंप्यूटर साइंस और जो उसकी रेलिवेंट फील्ड्स है वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं। और 80% आना है इन सब्जेक्ट्स में से, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, आईटी में से 80% एमसीक्यूज आने हैं। बाकी 20 एमसीक्यूज आने हैं जीके में से। ठीक है। तो बाकी 20 एमसीक्यूज जो है वो जीके में से आने हैं। बाकी 20% एमसीक्यूज जो है वो जीके में से आने हैं। ठीक है। अब एज रिक्वायरमेंट क्या है? तो मेल के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 20 ईयर्स मिनिमम हो एजुकेटर के लिए, और फीमेल की भी 20 ईयर्स मिनिमम हो। और 30 साल तक के मेल और 30 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मेल के लिए है, और 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो फीमेल्स के लिए है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो जनरल है या नहीं। जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो तमाम लोगों के लिए होती है। ठीक है। जनरल एज रिलैक्सेशन तमाम लोगों के लिए होती है। जो जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं होती वो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ आप लोगों को? अब आप लोग मुझे अपनी अपनी डिग्रियां भेजो, अपने अपने सब्जेक्ट्स भेजो, ताकि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो आप सब जो है वो अपने अपने सब्जेक्ट्स भेजो। अच्छा जी। तो अभी मैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो था वो देख रहा था, तो मुझे जनरल सीट की एडवर्टाइजमेंट अभी नजर नहीं आई। अभी मैं दोबारा देख के बता दूंगा। आप लोगों की जो डिग्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूं मैं। तो सबसे पहले जो डिग्री है वो है BSIR, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो IR वाले जो हैं वो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है। IR वाले जो हैं वो एजुकेटेड आर्ट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, और जनरल सीट्स के लिए भी एलिजिबल हैं, PMS CSS के लिए एलिजिबल हैं। जितनी भी डिग्रीज मेंशन है तमाम की तमाम जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। जोलॉजी वाले लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके अलावा जोलॉजी से रेलिवेंट फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भी सीट आती है। HND वाले जो हैं इनसे रेलिवेंट कोई गवर्नमेंट सीट नहीं आती, तो ये जनरल सीट के लिए एलिजिबल है। HND वाले जो हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स वाले जो हैं ये जनरल सीट्स के एलिजिबल हैं। इनके इनके रेलिवेंट PPSC में सीट्स ना होने के बराबर आती हैं। कोई 5 साल के अंदर एक सीट आएगी। FPSC में जो HND की सीट्स आती हैं उसमें एक डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड होता है। 1 साल का न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड होता है, तो आपको 1 साल का न्यूट्रिशन में डिप्लोमा कर लेना चाहिए। जो लोग न्यूट्रिशन से फील्ड से रेलिवेंट है ना, उनको 1 साल का न्यूट्रिशन का डिप्लोमा भी करना पड़ेगा FPSC के लिए। हाँ, जो HND वाले हैं तमाम जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तमाम जनरल सीट्स के लिए जो HND वाले एलिजिबल हैं। जो इसके अलावा जो मैथ वाले हैं वो लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हैं, और जनरल सीट्स के लिए भी। अच्छा, जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं वो लेक्चरर बायोलॉजी और बॉटनी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले हैं ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट प्रोफेशनल सीट आती है उसमें भी एलिजिबल हैं, और तमाम जनरल सीट्स में एलिजिबल हैं। DPT से रेलिवेंट सीट्स आई थी, प्रोफेशनल सीट्स। DPT वाले तमाम जनरल सीट्स में एलिजिबल है, लेकिन DPT से रेलिवेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सीट बहुत थोड़ी आती हैं। एक दफा आई है, पता नहीं दोबारा कब आनी है। ठीक है। BS इंग्लिश लिटरेचर वाले, अच्छा इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेटर की सीट्स आती हैं अक्सर, उसमें 1 साल का उन्होंने डिप्लोमा मांगा होता है। वो इंग्लिश, पता नहीं इंग्लिश ट्रांसलेटर का डिप्लोमा किस चीज का, एक डिप्लोमा मांगा होता है। तो ट्रांसलेटर की ज्यादा जॉब्स आती हैं इंग्लिश वालों की। इंग्लिश वाले लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल है, एजुकेटर के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है।
FST वाले जो हैं ये जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, और जो अच्छा जिन्होंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर रखने के बाद 5th सेमेस्टर में जाके मेजर रखा है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, वो एग्रीकल्चर का ऑफिसर के एलिजिबल है। जिन्होंने 4 साल की फूड साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्री की है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल नहीं है। फूड साइंस से रेलिवेंट जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब आती है, उसमें एमफिल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके अलावा यही डिग्रीज थी, और कोई नहीं डिग्री बताई मुझे। अच्छा, अब थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट जो है, अच्छा मैथ वालों को भी बताता चलो, मैथ वाले लेक्चरर के लिए, एजुकेटर के लिए एलिजिबल है, और तमाम जनरल सीट्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। जनरल सीट में हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हर डिग्री वाला बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट मैंने सैंपल के तौर पे ओपन की है, इस एडवर्टाइजमेंट को जरा पढ़ें। मैं आपको जरा पढ़ाता हूँ एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट है PPSC की। तो आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि PPSC की एडवर्टाइजमेंट आती किस तरह है। देखें, ये है केस नंबर। ये सबसे पहले है केस नंबर, ये है केस नंबर, ये नंबर ऑफ पोस्ट, कि कितनी पोस्ट आई हैं। अच्छा, केमिस्ट्री वाले जो हैं वो लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री वाले एजुकेटर के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा केमिस्ट की सीट्स आती हैं, उनमें भी केमिस्ट्री वाले अप्लाई करते हैं, जनरल सीट्स के लिए भी एलिजिबल है। अब ये सीट आई है जी असिस्टेंट की। असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि वो किसी का असिस्टेंट होगा। असिस्टेंट जो होता है ये क्लरिकल स्टाफ और जो ऑफिसर्स होते हैं उनके दरमियान एक पुल होता है, एक ब्रिज होता है। इसको वैसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट, यानी जो ऑफिस होता है उसको इसने चलाना होता है। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ये होती है ग्रेड 16 की। ठीक है, ग्रेड 16 की ये पोस्ट है। तो ये किसी का असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं होता। जो असिस्टेंट होता है ये प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं होता। ये लड़कियों के लिए भी ठीक है, लड़कों के लिए भी ये पोस्ट ठीक है। ठीक है, देखें अब जितनी लड़कियां आ गई हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो अब जितनी भी सीट्स हैं वो लड़कियों के लिए ठीक है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अब लड़कियां जो हैं वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुकी हैं। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं रहा कि जो लड़कियों के लिए मुनासिब ना हो, जो ठीक ना हो। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ग्रेड 16 की पोस्ट है, इसमें देखें उनको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्या यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया? क्या उन्होंने यहाँ पे कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, HND, DPT, एग्रीकल्चर, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट मेंशन किया? कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है? बताएं आप लोग, क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। इट मींस कि हर वो बच्चा जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट BA BSc वाला भी, और ग्रेजुएट जिसने 4 साल का BS किया है, 4 साल का BA ऑनर्स किया है, या जिसने जिसने सिंपल BA किया है, ये 4 साल BS किया है, वो तमाम बच्चे एलिजिबल हैं। जिसने BSc ऑनर्स किया है वो भी एलिजिबल है। तो ये है, ये कौन सी सीट हुई फिर, प्रोफेशनल सीट या जनरल सीट? इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो ये जनरल सीट है या ये एक प्रोफेशनल सीट है? ये एक जनरल सीट है। ठीक है, इसमें तमाम डिग्रीज के बच्चे एलिजिबल हैं, तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल सीट भी दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें सीधा सीधा पहले लिख दिया MBBS। तो जिसने MBBS किया है वो ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ही मैं आपको एक और दिखाता हूँ कोई पोस्ट। जिस तरह ये है अटॉर्नी और वकी अटॉर्नी की, जिसमें LLB और LLM मेंशन है। तो LLB और LLM वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है प्रोफेशनल सीट का और जनरल सीट का। ठीक है, अब सिलेबस वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी एडवर्टाइजमेंट्स आती किधर है, आपको किस तरह पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट आई है? आपने क्या करना है, आपको किस तरह पता चलेगा? आपने विजिट किया करनी है PPSC की वेबसाइट और FPSC की वेबसाइट। मैं तो दोनों वेबसाइट्स जो हैं वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स आती किधर है।
गूगल के ऊपर आप लोगों ने लिखना है पीपीएससी। गूगल के ऊपर पीपीएससी लिखना है, लिखना आप लोग पीपीएससी, तो सबसे पहले जो लिंक आएगा वो इसी वेबसाइट का आएगा। ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉब्स। ये है जॉब्स, अभी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, उसे डाउनलोड करें या वैसे देखना तो वैसे देख लें। तो यहाँ पे जॉब्स में एडवर्टाइजमेंट आती है। अब अपकमिंग जॉब्स कौन सी हैं, तो वो यहाँ पे दी गई हैं, अपकमिंग जॉब्स। ठीक है, अपकमिंग जॉब्स जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। अपकमिंग जॉब्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये वो जॉब्स हैं जो पीपीएससी वाले किसी भी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अब फूड डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स आनी है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की। ठीक है, ये हो सकता है कि ये फूड से रेलिवेंट हो। ठीक है, ये एक सीट आनी है। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की आनी है, ये एलएलबी वालों के लिए होगी। सीनियर ऑडिटर की आनी है, ये एमकॉम बीकॉम, ठीक है, ये एमबीए एमकॉम वालों की, अकाउंट्स वालों की है। अकाउंट की है तो वगैरह की है, ठीक है, बीकॉम एमकॉम वगैरह की। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आई थिंक ये एक जनरल सीट होगी। फिर पर्सनल असिस्टेंट, ये भी एक जनरल सीट होगी। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें रिटायर्ड फौजी मांगा गया होगा। फिर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस की हो सकती है पोस्ट। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट, तो रिसर्च असिस्टेंट की जो है ये जनरल सीट भी हो सकती है, या फिर ये सोशियोलॉजी सोशल वर्क पॉलिटिकल साइंस इससे रेलिवेंट ये सीट होगी, सोशल साइंस से रेलिवेंट होगी। सब इंजीनियर, अब ये डिपेंड करता है कि सब इंजीनियर कौन सा चाहिए। ठीक है, ये वो मेंशन करेंगे कि हमें ये वाला सब इंजीनियर चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, तो ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी सीट्स आ रही हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी सीट्स आ रही हैं कि इसमें एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल होंगे, इसमें मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस वाले एलिजिबल होंगे, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है तमाम एग्रीकल्चर वालों को भी एलिजिबल कर दे। लास्ट टाइम एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो एलिजिबल थे वो एग्रीकल्चर रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स वाले थे और एमएबी वाले थे। मे बी इस दफा सबको वो एलिजिबल कर दे, मे बी पॉसिबल है, अभी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर क्लियर होगा। वेब मास्टर की है तो कंप्यूटर साइंस वाले। अच्छा, ये इंस्पेक्टर की है 86 पोस्ट, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी सर्विस कोटा की है। फिर चीफ मैकेनिक की आनी है, फिर आनी है जी चीफ मैकेनिक की। ठीक है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस मिनिस्ट्रियल कोटा की आनी है। स्टोरेज ऑफिसर की आनी है, फूड डिपार्टमेंट में ये जनरल सीट होगी, इसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते होंगे स्टोरेज ऑफिसर में। ठीक है, अगर स्टोरेज ऑफिसर जनरल सीट ना भी हुई तो फूड साइंस वाले, एंटोमोलॉजी वाले, प्लांट पैथोलॉजी वाले, ठीक है, ये लोग एलिजिबल होंगे। स्टोरेज ऑफिसर में दो तरह के चांसेस हैं, या तो इसे प्रोफेशनल सीट बना दें इस दफा, फूड साइंस वाले, एंटोमोलॉजी वाले, प्लांट पैथोलॉजी वाले, एग्रोनॉमी वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, इस तरह के मेजर्स जो हैं जो सीड के साथ एसोसिएटेड हैं, पीबीजी वाले, वो स्टोरेज ऑफिसर में आ जाएंगे। फूड साइंस वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, या वो आ जाएंगे, या फिर ये जनरल सीट होगी तमाम के लिए ओपन कर देंगे। क्योंकि पिछले साल जो फूड डिपार्टमेंट में ग्रेन इंस्पेक्टर की और जो बाकी फूड डिपार्टमेंट की सीट्स आई थी वो जनरल सीट्स थी, तमाम डिग्रीज को उन्होंने एलिजिबल कर दिया था। ठीक है, तमाम डिग्रीज को फूड डिपार्टमेंट की सीट के लिए एलिजिबल कर दिया था। फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए स्टैट वाला, असिस्टेंट डायरेक्टर फीड, ये इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए 26 सीट्स आनी है। इन्वायरमेंट साइंस वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए सीट्स आनी है, इसमें केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, ये भी इन्वायरमेंट साइंस की फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट, असिस्टेंट की 12 सीट्स आनी है। यानी अगर आप लोग आज ही जीके की तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो ये 12 सीट्स, आप 12 में से एक सीट आपकी होगी। ठीक है, अगर आप लोग क्योंकि आप लोग अब फ्री हो, गर्मियों की छुट्टियां, कोई और काम नहीं है, अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो मेरे पास बच्चे वो भी आते हैं जो सेकंड सेमेस्टर में भी होते हैं, वो लोगों को क्या फायदा होता है, यानी जो स्टूडेंट्स मेरे पास सेकंड सेमेस्टर में तैयारी करने आते हैं उनको क्या फायदा होता है।
उनको ये फायदा होता है कि वो मेरा एक सेशन ले लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है चीजों का, फिर वो अपनी डिग्री के दौरान पढ़ते रहते हैं और जिस तरह जैसे ही उनकी डिग्री होती है तो वो पेपर देते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है एमन। एमन जो है वो लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स बनी, क्विज क्लब में भी जूनियर थी, यूनिवर्सिटी में भी जूनियर थी। एमन ने बैच 1 ज्वाइन किया था जब उनका 5th या 7th सेमेस्टर था। ठीक है, तो एमन ने एक बैच ज्वाइन किया, उसने अपनी डिग्री के दौरान तैयारी की। तो एमन ने डिग्री होते ही फ्रेश, उसकी फ्रेश डिग्री हुई थी, लेक्चर की सीट्स आई हैं, उसने लेक्चर की सीट के लिए अप्लाई किया। अब वो जो है वो गुजरात के एक वीमेन कॉलेज में एज अ लेक्चरर ग्रेड 17 वो जॉब कर रही है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर अपनी डिग्री के दौरान ही तैयारी स्टार्ट कर दें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्यादा अच्छी तैयारी करके, और जिनकी डिग्री हो चुकी है, जिनके पास अगली डिग्री के स्टार्ट करने में भी गैप है 2-3 माह का, तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट के अलावा लाइब्रेरियन की सीट है, ये लाइब्रेरी साइंसेज वाला बंदा एलिजिबल होता है। डिप्टी डायरेक्टर में इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जूनियर रिसर्च ऑफिसर, ये भी जो है ना, ये जो जूनियर रिसर्च ऑफिसर है ये सिविल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट सीट होगी। ये जो इरिगेशन की सीट्स है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट से रेलिवेंट होंगी ये सीट्स। ठीक है, कनाल पटवारी, ये जो कनाल पटवारी है ये जनरल सीट है, ये 931 सीट्स आनी है। ये कनाल पटवारी की 931 सीट्स आनी है। ये वैसे तो पटवारी 5वें स्केल का होता है, लेकिन ये मे बी 9th स्केल की इन्होंने कर दी हो, इसलिए पीपीएससी दे रहा है। ये जनरल सीट होगी। ठीक है, जनरल सीट होगी। इसके अलावा सीनियर रजिस्ट्रार, ये मेडिकल की। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, ये भी जो है ना सोशल साइंसेज की होगी सीट। जूनियर क्लर्क जनरल सीट होगी, जूनियर क्लर्क की। असिस्टेंट की ये जनरल सीट होगी। इसके अलावा भी और भी सीट्स हैं जो सरप्राइज होंगी, यानी ये तो वो सीट्स हैं जिन्होंने आना ही आना है। इसके अलावा वो भी सीट्स आएंगी जो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो पाइपलाइन में है, वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट में आ जाएंगी। अपकमिंग जॉब्स में वो जस्ट तसल्ली देते हैं कि ये जॉब्स तो आनी ही आनी है। उन जॉब्स का वो मेंशन नहीं करते जो किसी भी टाइम आ सकती हैं। ठीक है, जिस तरह लेक्चरर की सीट है वो अपकमिंग में नहीं आती, वो फौरन ही आ जाती है। ठीक है, जिस टाइम भी लेक्चरर की अप्रूवल हो जानी है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो फौरन आ जाती है, वो अपकमिंग में आए बगैर फौरन उसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो लेक्चरर की पोस्ट की फौरन एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो ये थे पीपीएससी की वेबसाइट। अब एफपीएससी की वेबसाइट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन हर सीट के लिए आपने अलग अलग अप्लाई करना होता है। हर सीट के लिए आपने अलग अलग अप्लाई करना होता है। चांसेस का कोई मसला नहीं है, अभी चांसेस की आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई इशू नहीं है। एफपीएससी गूगल पे लिखा, ये सबसे पहली वेबसाइट आई एफपीएससी की, इसको क्लिक किया। एफपीएससी की हर महीने एक ही एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है, तो एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट, ये आपने जाना है जी जीआर में, जनरल रिक्रूटमेंट। ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर आपने जाना है। तो जीआर के अंदर गए, यहाँ पे आपने जाना है एडवर्टाइजमेंट्स में। एडवर्टाइजमेंट्स में जाके ये आ गई करंट एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर क्लिक किया, ये अभी आई हुई हैं सीट्स। लेकिन आप जिनकी डिग्रियां नहीं हुई तो वो लोग इनको ना ही देखें। ठीक है, टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर, टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो पीपीएससी में भी ऑनलाइन अप्लाई होना है, एफपीएससी के अंदर भी ऑनलाइन अप्लाई होना है। चांसेस वाली बात खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, चांसेस वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक हेयर, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गई। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो तो आप लोग खुद भी अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, तो ये अब एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एफपीएससी के अंदर चांसेस की कोई लिमिट नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स है इसमें चांसेस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो पहली सीट है वो ये लेक्चर इस्लामिक स्टडीज की मेल की। ठीक है, मेल की आई है। फिर डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ठीक है, BS16 की डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा, इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। न्यूरो फिजिशियन की है, रिसर्च ऑफिसर फूड डिपार्टमेंट की आई है। इसमें इन्होंने मांगी है जी सेकंड क्लास ग्रेड 3 मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, स्टैट वाला। ठीक है, इसी तरह ही
इसमें इस दफा कोई जनरल सीट नहीं आई, ठीक है, तो जनरल सीट कोई भी नहीं आई। असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। और आर्किटेक्ट, तो इस दफा जो है वो जनरल सीट, एफपीएससी वालों ने कोई जनरल सीट नहीं दी, ठीक है। एफपीएससी में कोई जनरल सीट नहीं आई इस दफा। ये मैथ वालों की सीट आई है एक, सर्वेयर और ड्राइंग ऑफिसर की, ठीक है, लेकिन इसमें गिलगित बल्तिस्तान वालों का कोटा की सीट आई है, तो गिलगित बल्तिस्तान वाले इस दफा अप्लाई करेंगे। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन, इसमें जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज वगैरह, अकाउंटेंट, ठीक है। फिर ओरिएंटल टीचर मेल, ओरिएंटल टीचर फीमेल, ये कश्मीर वालों के लिए आई हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये भी ये आई हैं जी गिलगित वालों के लिए, ठीक है, ये गिलगित वालों के लिए आई हैं ये। और इसी तरह इस दफा जनरल सीट्स नहीं आई। अच्छा, अब चांसेस की जो बात है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। चांसेस एफपीएससी में नहीं होते, चांसेस होते हैं पीपीएससी में। पीपीएससी, पीपीएससी में चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो लेक्चरर के लिए, लेक्चरर फिजिक्स, तो लेक्चरर फिजिक्स के 3 चांस हैं, ठीक है। हर पोस्ट के तीन तीन अलग अलग चांस है। असिस्टेंट की पोस्ट के 3 अलग चांस हैं, लेक्चर फिजिक्स के 3 अलग चांस है, लेक्चर बायोलॉजी के 3 अलग चांस है, लेक्चर बॉटनी के अलग चांस है, लेक्चरर जोलॉजी के 3 अलग चांस है, लेक्चरर मैथमेटिक्स के 3 अलग चांस है, सब इंस्पेक्टर के 3 अलग चांस है, तहसीलदार के 3 अलग चांस है। हर पोस्ट के तीन तीन अलग चांस है पीपीएससी में, ठीक है। पीपीएससी में हर पोस्ट के तीन तीन अलग अलग चांस होते हैं। एक चांस काउंट कब होना है? आपने पेपर दिया, रिटन पेपर दिया, अगर उस पेपर में आपके 0 से लेके 39 मार्क्स आते हैं ना, तो फिर आप फेल हैं। और अगर आप पेपर में फेल हैं, तो इट मीन्स कि वो आपका एक चांस काउंट हो गया। 40 से लेके 99 मार्क्स वाला जो होता है वो पास होता है, ये 100 मार्क्स वाला पास होता है, उसका चांस काउंट नहीं होता। अच्छा, इंटरव्यू में क्वालिफाई कौन करता है? इंटरव्यू में क्वालिफाई हर पास वाला नहीं करता, यानी पास होना तो कंपलसरी है इंटरव्यू के लिए। देखो, अगर लेक्चरर की एक सीट आई है ना, तो टेस्ट के अंदर जो टॉप 5 बच्चे होंगे ना, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपने अगर 40 नंबर रिटर्न में ले लिए हैं, बेशक आपका इंटरव्यू के लिए मेरिट नहीं बना, तो फिर भी आपका चांस वेस्ट नहीं हुआ। चांस अवेल्ड आपका 0 ही रहेगा। जब आपने अप्लाई करना है तो चांस पूछा गया होता है, चांस अवेल्ड, क्या आपने इस पोस्ट के पहले कितने चांस अवेल किए हैं, तो वो चांस अवेल्ड 0 ही रहेगा, ठीक है। तो वो आपका चांस अवेल्ड जो है वो 0 ही रहेगा, तो चांस अवेल्ड 0 ही रहेगा। अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। मैं कुछ नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। एक सीट आई है लेक्चरर की, या असिस्टेंट की एक सीट आई थी, जिसमें 8 लोगों ने पेपर दिया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंटरव्यू के लिए इन 8 में से कौन कौन सा बच्चा जो है वो क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो क्वालिफाई कौन सा बच्चा करेगा, ये आप लोगों ने बताना है मुझे इंटरव्यू के लिए। इन 8 में से कौन सा बच्चा जो है वो क्वालिफाई करेगा? हाँ जी जी, ये आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है, तो आप लोग जल्दी से सोच के बताएं कि इंटरव्यू के लिए इन पांचों, सॉरी इन 8 में से कौन सा बच्चा क्वालिफाई करेगा। एक सीट आई है, एक सीट आई थी, 8 लोगों ने पेपर दिया। अच्छा जी, लेक्चरर की एक सीट आई थी, एक सीट के लिए 5 लोगों ने क्वालिफाई करना है। इन 8 में से 5 लोगों ने क्वालिफाई करना है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? 48 वाले के। तो इंटरव्यू में सबसे पहले 48 वाला क्वालिफाई करेगा, फिर 47 वाला, फिर 46 और 46 वाला, ठीक है। फिर 44 वाला क्वालिफाई करेगा। 5 हो गए पूरे। ये बंदा जो है 42 वाला, ये पास है, इसका चांस काउंट नहीं हुआ। 42 वाले का चांस काउंट नहीं हुआ, ये पास है, इसका चांस काउंट नहीं हुआ। लेकिन क्या ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा? तो ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, चांस भी काउंट नहीं हुआ और इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रहा।
ये जो 39 और 38 वाले हैं ये फेल हैं, और इनका 3 में से एक चांस उस पोस्ट का काउंट हो गया। यानी अगर इन्होंने असिस्टेंट का पेपर दिया था ना, तो जस्ट असिस्टेंट की पोस्ट का 3 में से एक चांस काउंट हुआ है। जो बाकी पोस्ट है उनके चांसेस काउंट नहीं हुए। ठीक है, तो बाकी पोस्ट के चांसेस काउंट नहीं हुए, जस्ट असिस्टेंट की पोस्ट का चांस जो वो है, चांस जो है वो काउंट हुआ है। अब समझ आइए आपको चांस काउंट होने का तरीका, कि 42 बेशक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया उसने, 42 मार्क्स वाले ने बेशक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उसका चांस जो है वो काउंट नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर 2 सीट्स हैं तो 2 सीट्स के लिए 10 लोग क्वालिफाई करेंगे, 3 है तो 3 के लिए 15 करेंगे क्वालिफाई। अच्छा, एक और सिनेरियो अगर हो जाए, एक सीट थी, 5 लोगों ने अगर क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों ने बताना है कि इन 6 में से कौन 5 जो है वो क्वालिफाई करेंगे। इन 6 में से कौन से 5 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। कौन से 5 बच्चे इसमें से क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। एक सीट आई है, 5 लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना था, 6 लोगों ने टेस्ट दिया है, तो कौन से बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। अच्छा जी, 6 लोगों ने पेपर दिया, 5 लोगों ने करना था क्वालिफाई, पास ही एक हुआ, तो पास वाला जो है ये अकेला बच्चा क्वालिफाई कर लेगा इंटरव्यू के लिए। बाकी सारे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास ही नहीं हुए, ये फेल हो गए। अगर एक सीट है, बेशक एक ही बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एक बच्चा जो है वो जा रहा है। अगर अगर इस एक बच्चे के भी 40 की जगह 30 नंबर होते, तो 0 बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि सीटें ज्यादा ही होती हैं, तो बच्चों के 40 नंबर भी नहीं आते। ठीक है, स्टूडेंट्स के 40 नंबर भी नहीं आते, तो 40 सीटों के ऊपर अगर 200 बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, तो जस्ट जो है वो 150 बच्चा क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है, तो जस्ट 100 150 बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर रहा होता है। कोई समझ आई आप लोगों को आज के सेशन की। आज के सेशन से कुछ पता चला आप लोगों को, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं आप लोगों को। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जीके का आपको बताता चलूं। मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक तो सेल्फ स्टडी का, दूसरा मेरा जीके का सेशन स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। ठीक है, 20 जून से मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इलेक्शन ऑफिसर का मैंने एक सेशन रखा था शाइस्ता बतूर, आपने वो क्लास क्यों नहीं थी अटेंड की। अच्छा, अब जीके की तैयारी आप लोग खुद किस तरह कर सकते हैं। देखिए, जीके की तैयारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, बच्चों का क्या मसला होता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते वो साल 2 साल लग जाते हैं। जब आप सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं, तो आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम चाहिए होता है सेल्फ स्टडी के अंदर, तमाम चीजों को पढ़ना, देखना और फिर एक तरतीब में लाना। अब सेल्फ स्टडी जिन लोगों ने करनी है, देखो कोई भी चीज हो, बेशक एफएससी हो, मैट्रिक हो, तो टीचर्स आपको क्या बताते थे, आपको कहते थे पास्ट पेपर्स लो। एक बात याद रखिएगा कि जो भी पेपर देना उसके पास्ट पेपर सबसे पहले देखें। ठीक है, तो एफपीएससी के अगर एग्जाम्स देने, तो एफपीएससी पीपीएससी के देने, तो पीपीएससी के पास पेपर्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। उनको जरा देखें कि एग्जामिनर पेपर्स में सवाल किस तरह पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप लिखें पाकिस्तान स्टडीज एमसीक्यूज, तो वेबसाइट्स आ जाएंगी। किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, कारवान कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज किताब है। फिर इसके अलावा इन इन सब सब्जेक्ट्स के कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स में मिस्टेक्स हैं। फिर वन लाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट पब्लिशर्स के जो हैं वो कैप्सूल्स और वन लाइनर्स अवेलेबल हैं, वो आप लोग ले सकते हैं देख के।
क्योंकि हर पब्लिशर ने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हर पब्लिशर ने इंटरनेट से सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स की जो किताबें हैं वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले पास पेपर्स आपके सामने होने चाहिए, फिर आप इन सब्जेक्ट्स की किताबें करिए सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, जब आप पास पेपर्स पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी करते हुए तो आपको आइडिया होगा कि सवाल किस तरह आते हैं। फिर इंटरनेट है, यूट्यूब के ऊपर भी आपको चीजें मिल जाएंगी, हर टॉपिक से रेलिवेंट, हर चीज से रेलिवेंट कुछ ना कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको चीजें मिल जाएंगी। फिर वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स में पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज में, फिर डॉन एमसीक्यूज है। ठीक है, और भी एमसीक्यूज की वेबसाइट्स हैं, इंडिया की वेबसाइट्स हैं, इंडिया बिक्स है। ठीक है, और भी वेबसाइट्स, जब आप एमसीक्यूज का लिखोगे ना तो बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके सामने। जब आप पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी गूगल पे लिख के सर्च करोगे, मैथ के एमसीक्यूज या दूसरे एमसीक्यूज, तो आपको पता चलेगा कि पीपीएससी वाला बंदा जो है वो किस किस वेबसाइट से एमसीक्यूज जो है वो कॉपी पेस्ट करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब किसी एकेडमी का या मेरा जो सेशन है उसका ज्वाइन करने का क्या फायदा? उसका ये फायदा आपको होगा कि एक तो आपका रूटीन बन जाएगी, कि आपकी एक रूटीन सेट हो जाएगी कि आपने डेली का डेली इतना काम पढ़ना है। मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको पता चल जाता है कंटेंट्स के बारे में कि ये कंटेंट है, इस सब्जेक्ट के ये कंटेंट है, इनको हमने इस तरह करना है। ठीक है, साथ साथ आप पास पेपर्स पढ़ें, साथ साथ उन कंटेंट्स को कवर करें और वेबसाइट्स और यूट्यूब को भी करें। ठीक है, सबसे मेन चीज फायदा सेशन से ये होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जो बेसिक टर्म्स है ना वो किसी किताब ने, किसी वेबसाइट ने मुंह से बोल के नहीं बतानी। ठीक है, मतलब कि मैं आजकल जो पीपीएससी के पेपर आ रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से भी आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह वो पूछ सकता है फेडरेशन का, मैंने एक वर्ड बोला था, तो किसी किताब में फेडरेशन लफ्ज तो लिखा होगा लेकिन वो ये नहीं बताएगा, किताब बोल के ये नहीं बताएगी आपको कि फेडरेशन होती क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी आपने देना है और इंटरव्यू के जो मार्क्स की वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो भी अच्छी खासी है, तो वो भी आपका जो है होना है इंटरव्यू भी। ठीक है, अब जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, बेशक वो फोर्थ सेमेस्टर में है, उन्होंने अगर अभी फोर्थ सेमेस्टर कर लिया है तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो ये सेशन अटेंड करें, बेशक 1 महीना करें, 2 महीने करें, वो अभी से तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि डिग्री एंड होने के बाद, अब जिन लोगों की डिग्री एंड हुई है, मुझे अपनी ईमानदारी से आप लोग बताना, क्या आप लोगों के दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर है अब डिग्री एंड होने के बाद, जॉब का, एमफिल का या दूसरी चीजों का? क्या अब आप लोग कोई प्रेशर फील करते हो कि सर के ऊपर कोई बनी हुई है आप लोगों के? बोल के भी आप लोग बता सकते हैं, यस बोल के भी कह सकते हैं। तो एक ही स्टूडेंट ने अभी तक बताया यस, तो ठीक है। तो एक नेचुरल सी चीज है कि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं रहा, अब आप लोगों ने या जॉब की तरफ जाना है या अब आप लोगों ने एमफिल की तरफ जाना है। एमफिल करके भी आपने इधर ही खड़े होना है, एमफिल कर लें, एमफिल करके भी 2 साल के बाद आपने इसी पॉइंट पे खड़े होना है कि आगे क्या करना है। आप में से कुछ लोग जो होंगे 3 4, वो बेरोजगारी को टालने के लिए पीएचडी में इनरोल करवा लेंगे कि 3 साढ़े 3 साल मजीद बेरोजगारी को टाल दें। ठीक है, तो बेरोजगारी को मजीद टालने के लिए पीएचडी में भी इनरोल करवा लेंगे। एट द एंड करना तो पीपीएससी है, एमफिल करके भी पीएचडी करके भी देना तो पीपीएससी ही है। तो 20 जून से सेशन स्टार्ट हो रहा है इस दफा, क्योंकि मैं पहले फीस ले लेता था पूरे सेशन की, बच्चे जो थे वो हिम्मत हार जाते हैं। आधे बच्चे देखो पढ़ने के डर से हिम्मत हार जाते हैं। मेरे जो 150 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे हुए हैं कि वो कंसिस्टेंट थे, उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने पढ़ा और लगातार पढ़ा और एफर्ट की, और वो अब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जो बच्चे जी ये जीके है, ये जनरल नॉलेज है,
एक क्लास भी नहीं लेते और कहते हैं ये तो पता नहीं क्या हम पढ़ेंगे, पहले ही डर जाते हैं। तो इस दफा जो है वो पर मंथ फी है। आप लोग एक माह भी सेशन ले सकते हो, ठीक है, एक माह सेशन लाजमी लें, देखें, ठीक है, चीजों को समझें। तो इस दफा मैंने पर मंथ फी रखी है, ताकि बच्चे जो हैं वो अगर एक माह के बाद भी छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक माह, कम से कम एक माह आप पढ़ें, बेशक दूसरे माह इनरोल ना करवाएं। तो 2000 पर मंथ। एफएससी के एक सब्जेक्ट की फीस जो है ना वो 2000 है। शेखुपुरा में एफएससी के एक सब्जेक्ट, मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से, तो शेखुपुरा में एफएससी के एक सब्जेक्ट की फीस 2000 है। बायो की दो, फिजिक्स की दो, केमिस्ट्री की दो। तो एफएससी का बच्चा जो है वो 10,000 रुपया किप्स को दे रहा है, ठीक है, एक माह में। तो कुछ टीचर्स 1500 भी लेते हैं, कुछ जो यंगस्टर्स हैं वो 1000 रुपया पर सब्जेक्ट भी लेते हैं। तो बाकी एकेडमीज जो है वो 15 से 35 हजार ले रही हैं। आप बाकी एकेडमीज में कॉल करके पूछिएगा, ठीक है। बहुत सी एकेडमीज हैं जो मेरे कंपिटिटर्स हैं। तो रात 9 से 10:30 क्लास होगी, फिर 10:30 से 11 क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। मंडे टू थर्सडे क्लासेस होंगी, और कुछ दिन फ्राइडे वाले दिन भी क्लास होगी। फ्राइडे टू संडे टेस्ट होंगे गूगल फॉर्म्स पे। इस दफा मैं बच्चों को पढ़ने का पूरा मौका दूंगा। संडे वाले दिन ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है, संडे वाले दिन ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा। इस दफा लेक्चर से ज्यादा मैं टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रखी टेस्ट के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो टेंशन फ्री होकर, क्लास की टेंशन फ्री होकर टेस्ट की तैयारी करें। और टेस्ट जो है वो मैंने लेने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो हैं वो इस दफा होंगे। तो संडे वाले दिन जो है वो मॉक एग्जाम्स होंगे, 30-30, 40-40 एमसीक्यूज के जो है वो मॉक एग्जाम हर संडे को होंगे। लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप पे, ठीक है। टेस्ट होंगे गूगल फॉर्म्स पे, उसी टाइम आपको रिजल्ट पता चल जाया करेगा। डिफरेंट किताबों से नोट्स और मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर की स्लाइड्स आपको नहीं दी जाएंगी। लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स देना या ना देना, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग की कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। मेरा इस दफा रिकॉर्डिंग देने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मैं देखूंगा आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर, बैच का बिहेवियर बताएगा कि रिकॉर्डिंग देनी है नहीं देनी। अभी तक मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है रिकॉर्डिंग देने के हवाले से, ठीक है। तो ये बैच का जो बिहेवियर होगा, उसी से ही बैच जो है वो डिसाइड करवाएगा कि रिकॉर्डिंग देनी है या नहीं देनी, ठीक है। देखो रिकॉर्डिंग्स जो है मेरे पास पिछले बैचेस की भी पड़ी हुई हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। आप एक दिन रिकॉर्डिंग सुनोगे, दूसरे दिन सुनोगे, तीसरे दिन आप लेजी होना स्टार्ट हो जाओगे, और बाद में ना आप लाइव क्लासेस लोगे, ना आप रिकॉर्डिंग लोगे, आपकी फीस हराम हो जाएगी। मुझे अपने से ज्यादा आपकी फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि आपकी फीस हराम हो। मेरा 3 साल का प्रोफेशनली पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, गूगल्स लाइसियम में, वो यही है कि बच्चे जो हैं वो 2-3 दिन रेगुलर होकर रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है। वो 2-3 दिन रेगुलर होकर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो है वो क्या करेंगे कि हफ्ते के बाद वो लेजी होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनना बंद कर देते हैं, ना वो लाइव क्लासेस लेने जोगे होते हैं। बड़े डेटरमाइंड बच्चे होते हैं, बड़े डिटर्मिनेट होते हैं, ठीक है, बड़े वो, उनके अंदर करेज होती है कि हम जो है ना वो पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है। मुझे याद है 2022 में एक मेरी स्टूडेंट थी, उसने तो कहा कि सर पता नहीं मैंने करना ही क्या है, मैंने हर चीज जो है ना वो चीर फाड़ देनी है, मुझे आप बस काम देते जाए, मैंने हर काम इस तरह फटाफट चुटकियों में कर लेना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना। तीसरे चौथे दिन उसने ऑनलाइन क्लास लेना छोड़ दी। मैंने उसे पूछा आप रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं लेती? सर मैं रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। अब मुझे तो पता होता है कौन कौन बच्चा रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। रिकॉर्डिंग सुनने के भी 3-4 दिन के बाद जब मैंने देखा कि उसने रिकॉर्डिंग सुनना भी बंद कर दी, फिर मैंने उससे पूछा क्या सर, वो बस अब जो है ना टाइम नहीं मिलता, ये है वो है वो है। देखो लाइव क्लासेस का मकसद क्या है? लाइव क्लासेस का मकसद है कि आप अटेंशन के साथ सीरियस हो के एक टाइम दो, उस चीज को समझो।
ठीक है, 10 दफा भी मुझे अपने मुंह से रिपीट करना पड़ेगा, मैं करूंगा रिपीट। अगर आपकी तरफ इंटरनेट का इशू बनेगा, कोई इशू बनेगा, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगा लेक्चर के एंड पे। जब आपके लेक्चर का टाइम खत्म होगा उसके बाद मैं स्लाइड्स भी रिपीट कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा मैं ये स्लाइड जो है वो मैंने बताई थी, कोई पॉइंट मिस हुआ तो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो जो आपने पे करना है, आपने लाइव क्लासेस का पे करना है। ठीक है, आपको मैंने अकेडमीज का बताया, आप उधर कॉल करके पूछें, वो 25,000 अगर फीस लेते हैं, क्या वो रिकॉर्डिंग देते हैं? अकेडमीज 1,20,000 भी फीस लेती हैं सीएसएस की, वो रिकॉर्डिंग नहीं देती। इंग्लिश के टीचर्स 40,000 एक एक डेढ़ माह इंग्लिश के सेशन के ले रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग नहीं देते। कोई बंदा रिकॉर्डिंग नहीं देता। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है ना वो कोई बंदा नहीं देता इन शॉर्ट। तो इसमें कोई इनसिक्योरिटी वाली या इस तरह की चीज नहीं होती, ये आप लोगों के फायदे की बात है। तो क्लास टाइमिंग जो है वो 9 to 10:30 PM होगी, आधा घंटा रखा हुआ है आपके सवाल जवाब के लिए, और स्लाइड्स वगैरह जो भी आपको समझाना हुआ, जो भी मिस हुआ, जो भी इशू हुआ वो। इस सेशन का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हर गवर्नमेंट जॉब में ये सेशन आपके काम आएगा। आपने पीएमएस देना है, सीएसएस देना है, एफपीएससी देना है, पीपीएससी देना है, दुनिया का कोई भी अगर आपने, आप अब जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमफिल और पीएचडी के टेस्ट देने हैं, अब मेरे 2021 में मैंने एमफिल और पीएचडी की टेस्ट की तैयारी नहीं थी करवाई, लेकिन 2021 में जो लोग मुझसे वन पेपर का मैथ कर रहे थे, उनको उनका जो एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव वाला जो पोर्शन था वो चुटकियों में हो गया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैथ मुझसे पढ़ लिया था बैच के अंदर ही। ठीक है, तो मैथ भी मैंने करवानी है। तो ये सेशन आपको हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम आएगा, हर इंटरव्यू के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो आप 1 माह के लिए भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सेशन 3 माह का है, 3 मंथ्स का है। आप 1 मंथ के लिए भी ये सेशन ले सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी आप लोग ये सेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये आप 1 माह के लिए भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 3 माह के लिए लें। अगर 1 माह में अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, तो ना करें, ना पढ़ें फिर। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब कर लें 10-12 हजार की, स्कूल टीचर की 10-12 हजार की जॉब कर लें, क्योंकि बच्चे जो हैं जो मेहनत नहीं करते वो फिर अच्छी जॉब भी नहीं लेते। जो मेहनत नहीं करता, ठीक है, देखो, जो मेहनत नहीं करता वो अच्छी जॉब भी नहीं लेता, फिर वो 10-12 हजार की टीचिंग की जॉब भी कर रहा होता है स्कूल में। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो 10-12 हजार देते हैं, और काम आपको पता है कितना ज्यादा लेते हैं। तो काम आपके पास इतना ज्यादा होता है प्राइवेट स्कूल्स में कि रात के 10-10 11-11 बजे तक आप वो पेपर ही चेक करते रहती हैं वो चीजें ही। और सैटरडे संडे को भी बुला लेते हैं। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में अगर तनख्वाह देते हैं तो कहते हैं स्कूल भी आओ। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं लड़कों को भी यही 30-40 हजार 25 हजार तनख्वाह देते हैं, और धक्के जो हैं वो सारे दिन के होते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ज्वाइन करें और रेगुलर क्लासेस लें। ठीक है, जो बच्चा रेगुलर क्लासेस नहीं लेगा उसका अपना नुकसान होगा। ठीक है, कोई सवाल वगैरह है आप लोगों का तो पूछें। शाइस्ता बतूल, मैं आपको इलेक्शन ऑफिसर का बता देता हूँ अभी, तो अभी रुकें आप। बल्कि आपको मैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स वगैरह ग्रुप में भेज दिए थे, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा मैं। तो ग्रुप के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने नोट्स भेज दिए थे इलेक्शन ऑफिसर के। अच्छा, तो किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। प्रीवियस बैचेस के बच्चे को टेस्ट का लिंक मिलेगा? जी बिल्कुल, जो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं उनको भी टेस्ट का लिंक मिलेगा। टेस्ट का लिंक मिलेगा, प्रीवियस बैच के बच्चों को भी टेस्ट का लिंक उनको भी मिलेगा। सर हमारा अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, अगस्त में पेपर होंगे तो तब ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। जी, अगर आपका अभी अभी चल रहा है तो अगर आप अब ज्वाइन कर लो तो थोड़ा थोड़ा रोजाना आप कर लेना, आप साथ साथ ही, जब आपके पेपर आएंगे तब छोड़ देना। ये सेशन आप अगस्त में ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर अगस्त में मैंने कोई नया स्टार्ट किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला सेशन नहीं ज्वाइन कर सकते। अगस्त में अगर मैंने कोई 1 माह वाला सेशन स्टार्ट किया या
वर्कशॉप की 15 दिन वाली, 30 दिन वाली, तो वो कर लेना ज्वाइन फिर, अगर अगस्त में मैंने कोई ज्वाइन स्टार्ट किया तो। ठीक है, अगस्त में अगर कोई स्टार्ट किया तो। कोई और सवाल किसी का है? सर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे के कितने पेपर देने होते हैं? जो जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है वो उन लोगों के लिए है जो ग्रेड 11 से ग्रेड 16 के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और उन्होंने कम से कम 5 साल पंजाब गवर्नमेंट की जॉब की हुई है। जो लोग पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ग्रेड 11 से ग्रेड 16 के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्होंने 5 साल की सर्विस की है, और ग्रेड 5 से ग्रेड 10 के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 10 साल की सर्विस की है, वो लोग एलिजिबल हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ये आम बंदों के लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। कोई और सवाल किसी का? सर पीपीएससी जनरल सीट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है? होम, एसएन, जीएडी या कोई और? देखें, पहली बात ये है कि पीपीएससी में जिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है ना, वो चुप करके कर लें। ठीक है, चुप करके जिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है कर लें, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ ना रहें। जो जॉब मिलती है अप्लाई करें और चुप करके वो जॉब कर लें। ज्यादा जो पे होती है पंजाब गवर्नमेंट, वो एस एन जी ए डी की होती है। जब एस एन जी ए डी की सीट्स आएंगी तब उनमें अप्लाई कर लें। अब जरूरी तो नहीं एस एन जी ए डी की सीट्स हर साल आती हैं या हर महीने आती हैं। एस एन जी ए डी की सीट्स को 5-5 साल बाद, 6-6 साल बाद आती हैं। ठीक है, तो आपके पास जिस डिपार्टमेंट की जो सीट अवेलेबल है जिसमें आप एलिजिबल हो, उसमें आप अप्लाई कर लो। ठीक है, तो वो कोई मसला ही नहीं डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट आपको अवेलेबल है जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें चुप करके अप्लाई कर लो। ठीक है, चुप करके अप्लाई कर लो, जॉब सिक्योर करो और जॉब करो। ये डिपार्टमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है ये मैटर नहीं करता। बस एक दफा आप अड़ जाओ ये मैटर करता है, एक दफा लग जाओ ये मैटर करती है चीज। ये नहीं मैटर करेगा कि डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो फिर आज के इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। तो ये सेशन रखने का पर्पज यही था कि जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी रिसेंट डिग्री की है, जो जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी अभी डिग्री की है, उनके लिए ये सेशन था। ठीक है, ताकि उन्हें आइडिया हो कि जॉब वो किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।